हाय एवरीवन। तो आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 20 करने वाले हैं, जो कि है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इससे पहले हम लोग 19 चैप्टर्स टिल प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमी भी पढ़ना चाहते हो तो ये लेक्चर्स भी अपलोडेड है इसी चैनल पे, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैं आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनली स्टार्ट करने से पहले हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने जब प्रेसिडेंट वाला चैप्टर मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उस चैप्टर में मैंने आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ बोली थी कि हमारे जो प्रेसिडेंट है ना, वो जो भी काम परफॉर्म करते हैं ना, उनकी खुद की कोई इसमें ऐसी प्रायोरिटी नहीं होती है काम करने में, बल्कि उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको वही टास्क परफॉर्म करना होता है। ठीक है, भले ही टास्क हमारे प्रेसिडेंट परफॉर्म कर रहे हैं, बट मतलब इस तरीके से मानो कि जो माइंड है ना, वो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चेयर कौन करते हैं, इनके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड और उन्हीं के अंडर ही सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो काम करते हैं। और इनको हम लोग इलेक्ट कैसे करते हैं, तो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं जो लोकसभा के मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर जब अपनी ओथ ले लेते हैं तो वो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए नाम सजेस्ट करते हैं और प्रेसिडेंट उन्हीं को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की उपाधि देते हैं जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिनका रिकमेंडेशन दिया होता है। राइट, इतना हमें क्लियर है। इसके बाद प्रेसिडेंट यूजुअली सारा काम वही करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे प्रेसिडेंट की खुद की डिस्क्रिप्शन होती है। ये मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया था। राइट, तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को और बाय एनी हाउ प्रेसिडेंट को वो एडवाइस पसंद नहीं आती है, किसी भी XYZ रीज़न से कोई भी चेंज चाहते हैं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो उन्होंने एडवाइस दी है उसको रिकन्सिडर करने के लिए बोल सकते हैं। राइट, बट कंसिडरेशन के बाद भी अगर सेम ही एडवाइस उनके पास आती है तो उनको वो फॉलो करना होता है। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। राइट, तो आपको इस चीज़ से ये चीज़ तो एकदम क्लियर होगी, जो मेन माइंड है वो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हैं और इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे नेशन में। राइट, तो इसी वजह से इनके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें जो मेन आर्टिकल्स थे, आर्टिकल नंबर 74, 75 एंड 78, इनको हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर किया था। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये आर्टिकल्स आप लोग अभी ध्यान से देख लो, नेक्स्ट वीडियो में भी इनका यूज़ होगा। राइट, तो आई होप आप लोग अपनी आर्टिकल वाली शीट और अमेंडमेंट्स वाली शीट बना रहे हो, उसको बनाते रहना टाइम टू टाइम। तो अब ज़रा इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ये स्टेटमेंट ना एक बार आपसे पूछा भी गया है क्या कहते हैं पॉलिटी में, और आया था कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और नॉट। मतलब वो होता है ना, 3-4 स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उसमें एक ये भी था, तो इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप लक्ष्मीकांत रीड कर रहे हो ना, देखो फर्स्ट रीडिंग विल टेक टाइम, सबका होता है। जब कोई फर्स्ट टाइम कवर करता है लक्ष्मीकांत, पहली रीडिंग जो आप करते हो ना, मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है। काफ़ी सारे हैवी वर्ड्स होते हैं, स्पेशली अगर आप लोग इस बैकग्राउंड से नहीं हो, SST आप लोगों ने स्कूल में ध्यान से नहीं पढ़ी है, सोशल स्टडीज़, और 11th-12th आपका क्या कहते हैं साइंस बैकग्राउंड का रहा है या कॉमर्स बैकग्राउंड का रहा है, जहाँ आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है, तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है कुछ वर्ड्स को पढ़ना, उनका मीनिंग पता लगाना। बट टाइम टू टाइम जब फर्स्ट रीडिंग लगाओगे तो डिफ़िकल्ट होगी, फिर सेकंड रीडिंग लगाओगे वो थोड़ी सी इजी होगी, थर्ड और इजी होगी, फोर्थ और इजी होगी, और बाय द टाइम आप 5th लेक्चर पे आओगे ना, उस टाइम तक क्या होगा कि आप 5 मिनट के अंदर ये लक्ष्मीकांत जो है ना वो कवर करोगे। ठीक है, तो इसी वजह से मतलब स्पीड आपकी बढ़ती रहेगी, सो डोंट टेक टेंशन, वो आप होता रहेगा सब कुछ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ इसके ऊपर ना बेस्ड हम लोग कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको कवर करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द आर्टिकल नंबर 74। बट आर्टिकल नंबर 74 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हमारे लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है ना, टिल 2020 545 थी। ठीक है, जिसमें से ना 543 तो इलेक्टेड मेंबर्स थे और 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। बट उन 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स की सीट अब एग्जिस्ट नहीं करती है 2020 के बाद से। अब जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है ना वो 543 है। ठीक है, और ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 543 अगर सीट्स हैं तो उसमें से 15% सीट्स जो है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए रिजर्व्ड है। तो जो ऑलरेडी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ना, उन्हीं को ये उपाधि मिलती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उन्हीं को बनाया जाता है ये। तो 15% है, 15% आप निकालोगे तो 81 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 81 मेंबर्स हैं आपके जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा है।
तो आर्टिकल नंबर 74 से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चीज़। तो आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 74 का कहने का मतलब ये है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होनी चाहिए जिनके हेड होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, और वो लोग प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे टाइम टू टाइम हर मैटर पे, और प्रेसिडेंट को उनकी ये जो एडवाइस है वो फॉलो करनी पड़ेगी, और प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस को कंसिडरेशन के लिए बोल सकते हैं। बट रिकंसिडरेशन के बाद भी अगर सेम ही एडवाइस आएगी देन उनको वो एडवाइस फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये एडवाइस जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को देंगे ना, वो एडवाइस को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ अपने माइंड में बहुत क्लियर रखना आप लोग, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जितनी भी अभी आप ये बॉडीज़ पढ़ोगे इनके बारे में, ये लोग अपने टाइम में जब ये वो पोजीशन होल्ड करते हैं ना, तब ये लोग अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, तो उस चीज़ को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि मेंबर, ये लोकसभा के मेंबर है, इन्होंने इस बिल के अगेंस्ट ये चीज़ बोल दी, तो आप उस चीज़ को ना कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको देखना। तो जो भी एडवाइस हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे ना हमारे प्रेसिडेंट को, इस एडवाइस को किसी भी कोर्ट में इस एडवाइस की इंक्वायरी नहीं हो सकती है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो यही था आर्टिकल नंबर 74। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, देयर शॉल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड एंड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शॉल इन द एक्सरसाइज ऑफ फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। हाउएवर द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस एक्सटेंडेड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। समझ में आ गया? यानी कि अगर रिकंसिडरेशन के बाद भी उनको अगर सेम ही एडवाइस दी जा रही है तो उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। द एडवाइस स्टैंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शॉल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल नंबर 75 क्या कहता है कि पीएम जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट जी ही अपॉइंट करेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना वो भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे उनको भी, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर जिनके बारे में नाम देंगे ना उन्हीं को प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद मिनिस्टर्स जो है ना, जब तक प्रेसिडेंट की विल है बस तब तक मिनिस्टर्स को हटाया नहीं जा सकता। अब ये जो आप लोग ना कई जगह ये स्टेटमेंट पढ़ने वाले हो कि दिस पर्सन होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये चीज़ आप लोग हर जगह पढ़ने वाले हो। इस लाइन का एक्चुअल मतलब तो ये होता है कि जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा है तब तक वो पर्सन वो अपनी पोजीशन होल्ड करता है, ठीक है। बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊँ ना कि प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अगर ये चीज़ आप पढ़ते हो, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करेक्ट है। नंबर 1, तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट नहीं हटा सकते हैं जब तक उनकी पार्टी जो लोकसभा में पार्टी उनकी जब तक मेजॉरिटी में है, ठीक है। तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर उसके हेड है। अब प्राइम मिनिस्टर को जब मतलब अगर प्रेसिडेंट जो है, अगर लोकसभा अपना कॉन्फिडेंस खो देती है या फिर मेजॉरिटी पार्टी के जो मेजॉरिटी में नहीं रहती है वो पार्टी, तब उस केस में हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, राइट। तब उस केस में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना उनको भी रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट को बोल दे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा दीजिए, ठीक है, तो हमारे प्रेसिडेंट हटा देंगे। तो दिस स्टेटमेंट जो है ना बस ये एक नाम का ही स्टेटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बट इसके कुछ अपने क्या कहते हैं अपने एक्सेप्शन के साथ आता है ये। इसका लाइन तो ये बहुत सिंपल सा है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं होता कि जब प्रेसिडेंट चाहेंगे तब उनको हटा देंगे, बट कुछ कंडीशंस आती हैं साथ में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। बट ऐसा ना अदर ऑफिसेस के साथ नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के केस में ही है। बाकी अगर आगे ना आप लोग एक बॉडी के बारे में पढ़ोगे, काफ़ी सारी बॉडीज़ के बारे में पढ़ोगे, जैसे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, अभी यूपीएससी के बारे में भी पढ़ोगे अभी आप लोग। तो ये जो बॉडीज़ है ना, इनमें अगर कहीं लिखा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में भी पढ़ोगे, तो उनमें अगर कहीं लिखा हुआ है ना कि दिस पर्सन होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो वहाँ एक्चुअली इसका मीनिंग यही होता है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उनको उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं, ठीक है। बट इस केस में इनके कुछ अपने टर्म्स, अपने कुछ क्या कहते हैं साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी होते हैं कि इन पॉइंट्स को मद्देनजर रख के ही प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, ठीक है।
अब आर्टिकल 75 मैंने बता दिया आपको कि, और एक पॉइंट और आर्टिकल नंबर 75 का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन आप लोग पढ़ने वाले हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शॉल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे या उनकी डेथ हो जाए या कोई भी XY रीजन से प्राइम मिनिस्टर हट जाते हैं अपनी पोजीशन से, तो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी ऑटोमेटिकली रिजाइन कर देंगे। ये एक चीज़ ध्यान रखना। अब द प्राइम मिनिस्टर शॉल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स शॉल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो। इसके बाद है total number of ministers including the prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha। अब ये स्टेटमेंट आपने पढ़ के ना हटा नहीं देना है। कई बार ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है माइंड में। जैसे आपने पढ़ लिया 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, तो ये स्टेटमेंट पढ़ तो लिया और थोड़ा आप वो भी कर जाओ, हाँ ये तो पता है हमको 15% है, बट हेयर्स द कैच इज, इसने जो लाइन अभी बोली है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, कभी कभार ना ये स्टेटमेंट बन के आ जाता है कि बताओ 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, बट डज इट इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर और नहीं, मतलब प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो उस टाइम हम सोचेंगे नहीं प्राइम मिनिस्टर तो हेड होंगे, उनको क्यों इंक्लूड करेगा, ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं। और माइंड यू, जब भी आपके माइंड में ये ख्याल आए ना कि आप ही ऐसे इकलौते हैं जिसको इसका आंसर पता है या आप ही सही रास्ते पे हैं जो इसको टिक कर रहे हैं, तो आप ही वो होगे जो इसको गलत करोगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब दिस प्रोविजन वॉज एडेड बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। अब मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपने अपनी अमेंडमेंट वाली शीट पे ऐड कर लेना है कि 91st अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था। ठीक है, अब a member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified on the grounds of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister। This provision was also added by 91st Amendment Act 2003। easy है कि जो जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है किसी ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन किसी भी हाउस का मेंबर बनने से, तो उसको ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद द मिनिस्टर शॉल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये लाइन मैंने आपको बता दी, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट इट हैज़ इट्स ओन क्या कहते हैं उसको, कायदे कानून अपने हैं कि ये रूल्स फॉलो होंगे तभी जाके प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कायम रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। अब द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शॉल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इस लाइन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, क्या मतलब है इसका, कि अगर प्रेसिडेंट को किसी भी XYZ रीजन से रिज़ाइन करना पड़ रहा है तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी ऑटोमेटिकली रिज़ाइन कर देंगे। नाउ द प्रेसिडेंट शॉल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू मिनिस्टर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ओथ को कोई ओथ कौन दिलवाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। ठीक है, then a minister who is not a member of parliament either house for any period of 6 consecutive months shall ceases to be member। ये लाइन याद रखना, मैंने आपको अभी बोला कि 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा उतने मेंबर्स होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। कौन से हाउस के होने चाहिए, वो इंसान लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, पर अगर किसी ऐसे इंसान को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऐड किया गया है जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर ही किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। ध्यान रखना, उसके पास 6 महीने होंगे किसी भी एक हाउस का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर शॉल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ये नथिंग न्यू, ये हमको पता है। इसके बाद है हमारे पास आर्टिकल नंबर 77। आर्टिकल नंबर 77 जो है ना, ये बेसिकली ये बात करता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उनका वो जो भी काम करती है वो कैसे काम करती है उस चीज़ से डील करता है ये, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल जो है पर्टिकुलरली आपको बताता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो प्रेसिडेंट के नाम या उनके सिग्नेचर के बिना नहीं होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी लॉ एंड ऑर्डर साइन किया है तो कोई भी ना क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये प्रेसिडेंट ने बिना पढ़े साइन कर दिया है, तो कोई भी इसको ऑथेंटिसिकेट नहीं करेगा। तीसरी चीज़, प्रेसिडेंट रूल बना सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि किस तरह से काम करती है और मिनिस्टर किस किस टाइप से काम कर सकती है, इस चीज़ को लेके भी प्रेसिडेंट रूल बना सकते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे कि ना, चलो पहले आर्टिकल पढ़ लेते हैं 1 बाय 1, फिर बताती हूँ। तो पहला क्या है, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉल बी एक्सप्रेस्ड टू बी द टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो मैंने आपको बताया, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम या उनके सिग्नेचर के बिना नहीं हो सकते। दूसरा क्या है, ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड इन
executed in the name of the president shall be authenticated in such manners as may be specified in rules to be named by the president. Further, the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the president. इसका मतलब मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ क्या है। अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पास किया है ना, साइन कर दिया है, तो कोई भी ना ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये प्रेसिडेंट ने बिना पढ़े साइन कर दिया है। समझ में? तो ये मतलब था इसका, ठीक है। इसके बाद थर्ड वे क्या है, प्रेसिडेंट शॉल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमंग अदर मिनिस्टर्स ऑन द सेट ऑफ बिजनेस। जो भी है मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि देखो, प्रेसिडेंट रूल्स बना सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करती है, और मिनिस्टर किस किस टाइप से काम कर सकते हैं उस चीज़ को लेके। और कई बार क्या होता है ना, मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसको, मुझे पता है कि ये हेल्थ इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं, ठीक है, इनको हेल्थ के बारे में इन्होंने स्टडी कर रखी है, ये सब कुछ है, डॉक्टर है, मतलब बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनको ना हेल्थ डिपार्टमेंट में शिफ्ट भी कर सकती हूँ उन मिनिस्टर को। समझ में आ रहा है? ताकि उनका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी काम है, वो भी कर सके। तो ये जो कन्वीनियंस है ना, ये भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये हो गया थर्ड, ये पूरा। इसके बाद आर्टिकल नंबर 78 ये देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 78 है क्या, ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आर्टिकल नंबर 78 का काम क्या है, कि जैसे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और ये हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, वो इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है ना, उसको फिल करने का काम करते हैं। तो इनकी ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो भी न्यू लॉज स्कीम से रिलेटेड जो भी बातें चल रही हैं, वो सारा का सारा कन्वे करना प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट उस पर क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या ओपिनियन है, क्या करना चाहिए, वट एवर इट इज़, वो उनको कन्वे करे। बट ऑब्वियसली उनका डिसीजन जो है वो बाइंडिंग नहीं है। इसमें ना प्राइम मिनिस्टर ना किसी भी तरीके से इन दोनों ही बॉडीज़ के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट दिस शुड हैपन, अकॉर्डिंग टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिस शुड हैपन, नहीं। बल्कि इनका काम इस तरीके का है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ डिसीजन ले लिया किसी स्कीम को लेके, ठीक है, अब वो स्कीम है वो तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का काम है यहाँ पे कि जो भी डिसीजन हो रहा है उस स्कीम के रिगार्डिंग सब कुछ, वो सारा कुछ प्रेसिडेंट को एज इट इज़ बताना, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना, मतलब इन दोनों के बीच, इन दोनों बॉडीज़ के बीच, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है इसको फिल करने का। ये यहाँ पे इसको पढ़ लेना आप लोग, ये हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 88 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 88 क्या कह रहा है, एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ईदर हाउस, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर बट ही शॉल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये क्या कह रहा है, किसी भी मिनिस्टर के पास ये राइट है कि वो किसी भी हाउस या कमेटी की मीटिंग अटेंड कर सकता है, बट अगर वो उस पर्टिकुलर हाउस या कमेटी का मेंबर नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकता है, ठीक है। बस ये है ये। नेक्स्ट, अब ये जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, इससे पहले भी आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बुक में पढ़ोगे, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला टॉपिक आप लोग पढ़ोगे नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर। मतलब देखो, लोकसभा डाइसोल्यूट होने के बाद भी ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमारा आर्टिकल नंबर 74 कहता है कि प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि इवन कि लोकसभा डाइसोल्यूट हो भी जाती है ना, उसके बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ना अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। कब तक? जब तक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म नहीं हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को एक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बॉडी जो असिस्ट करेगी हमेशा। तो प्रेसिडेंट विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शन नहीं कर सकते, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। इसी वजह से जब भी लोकसभा अगर डिसॉल्व हो भी जाती है ना, उसके बाद भी ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाली बॉडी है ये नहीं हटती है जब तक नई बॉडी ना आ जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद आपको एक चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। अपॉइंटमेंट तो मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग अपॉइंटमेंट पढ़ोगे। अपॉइंटमेंट क्या है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नथिंग न्यू। ये पैराग्राफ आप लोग रीड कर लेना, समझ आ जाएगा। इसके बाद है ओथ एंड सैलरी। तो ओथ हमको पता है प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं, सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। बाकी अगर आप चाहो तो आप उसको पढ़ सकते हो। और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वही सैलरी मिलती है जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद आप लोग ये टॉपिक देखोगे जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें पहला है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये मैंने आपको
बहुत बार बता दिया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्चुअली मतलब क्या है कि ये जो मिनिस्टर्स हैं ना, ये किसको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा को। यानी कि अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो रिज़ाइन कर देते हैं किसी भी XYZ सिचुएशन की वजह से, तो इन सारे ही मिनिस्टर्स को क्या करना पड़ेगा? रिज़ाइन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? और अगर लोकसभा पास कर देती है नो कॉन्फिडेंस मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, तो फिर काउंसिल ऑफ सारे मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ेगा, जो कि राज्यसभा से हैं उनको भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद है हमारे पास इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, इनमें होते कौन कौन है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमारे होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, इसके बाद होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसके बाद होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, इन तीनों से मिलकर बना है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो अच्छे से। तो ये मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इधर ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी हर एक मिनिस्टर की अपनी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है। और आर्टिकल नंबर 75 जो है ये बोलता है कि क्या कहते हैं, आर्टिकल नंबर 75 भी हमारा ये फैक्ट बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हर मिनिस्टर जो है, जो भी इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है ना, उनको कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट, कोई ना कोई एक मिनिस्ट्री सौंपी हुई है, और प्रेसिडेंट उनको उनकी मिनिस्ट्री से कभी भी हटा सकते हैं, और इवन तब भी हटा सकते हैं जब वो कॉन्फिडेंस में है लोकसभा में। मतलब अगर वो रूलिंग पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी है, अभी भी कॉन्फिडेंस में है वो पार्टी अभी भी लोकसभा में, तब भी मिनिस्टर अगर चाहे तो किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं। पर कैच ये है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कब हटा सकते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर बोल दे तो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद है नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है और वो कोई भी डिपार्टमेंट संभाल रहा है, वो उसमें कोई भी XYZ काम परफॉर्म कर रहा है, और या काम ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब अगर कोई भी पावरफुल पोजीशन होल्ड कर रहा है ना, वो अपनी पोजीशन पे जो काम कर रहा है वो उस चीज़ के लिए ना क्वेश्चनेबल नहीं है, उस चीज़ को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो किसी भी कोर्ट में। आई होप इस चीज़ का मतलब आप लोग समझ रहे हो। तो यही था हमारा ये क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, और ये कंपोजिशन था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो अच्छे से। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो कैबिनेट है ना, इसका रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो है इन्हीं के ऊपर होने वाला है, कैबिनेट कमिटीज़ के ऊपर। ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है हमारे इंडिया में, ठीक है। इसका काम ही ये है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये जो कैबिनेट है ना, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है समझ में आए, कुछ डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं था, एक बार रीड भी कर लोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। इसके बाद है हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इनको कर लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विथ रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ Ministers in India, consider the following statements. The Prime Minister is constitutionally bound to communicate all decisions of the Council of Ministers to the President. तो ये स्टेटमेंट जो है ये एकदम ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को प्रेसिडेंट को बताए, और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 78 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। ये भी एकदम ठीक है। आर्टिकल नंबर 74 हमारा ये कहता है कि कोई भी एडवाइस जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को देंगे, उनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Now, second question is, with reference to the composition of the Council of Ministers, consider the following statements. The Prime Minister is free to decide the size of Council of Ministers. ये क्वेश्चन एकदम गलत है, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है। क्या है कि जैसे लोकसभा की स्ट्रेंथ है 540 थी करेंटली, तो इसका 15% विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 81, राइट। तो 81 मेंबर्स जो होंगे ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट होंगे, राइट। इसके बाद तो ये गलत है, जहाँ जहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है रिमूव कर दो, ये हो गया, ये हो गया। अब 2 ही बचे हैं हमारे पास, बी एंड डी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हमको पता लग गया है। थर्ड पे हमारा आंसर पूरा डिपेंड करता है। थर्ड देखते हैं, द नंबर ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है मैं आपको बताती हूँ। तो जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो भी ये है, ये हमारा स्टेटमेंट, ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है ये पोस्ट। तो ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, और इसका नंबर भी जो है ना वो फिक्स नहीं है। तो ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लिखा हुआ। तो ये जो चीज़ है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट। तो क्या है ये, द टोटल नंबर ऑफ
मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग की जगह नॉट इंक्लूडेड होता तो फिर ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो टोटल स्ट्रेंथ है ना वो 15% है प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Then comes third question. Consider the following statement regarding the collective responsibility of the Council of Ministers. Collective responsibility का मतलब मैंने आपको एकदम बताया था कि अगर पीएम को किसी भी XYZ रीजन से रिजाइन कर देना पड़ता है, चाहे उनकी डेथ हो गई हो या कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हो जिस वजह से उनको रेजिग्नेशन देना पड़ रहा है, तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना वो भी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, उनको भी रिजाइन करना पड़ेगा। तो वो ऑटोमेटिकली वो लोग भी रिजाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है इस चीज़ से रिगार्डिंग है ये। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू थिंक, इज दैट स्टेटमेंट करेक्ट? तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक साथ काम करते हैं और उनकी एक साथ जिम्मेदारी होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है कि ये फंडामेंटल फीचर है। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। देन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। ये गलत स्टेटमेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में राज्यसभा के मेंबर्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है, विच इज़ ट्रू, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो यहाँ पे अगर लोकसभा होता तो वो स्टेटमेंट सही हो जाता। तो ये गलत है हमारा। जहाँ जहाँ सेकंड स्टेटमेंट है रिमूव कर दो। ये तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया है, 1 and 3। 3 को भी देख लेते हैं। अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज मूव्ड ओनली इन द लोकसभा। ये सही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ आप लोकसभा में ही पास कर सकते हो। तो 1 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन फोर्थ क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया इम्प्लाइज दैट। क्या इम्प्लाई करते हैं ये देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है अ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज डिपार्टमेंट्स फंक्शनिंग। तो मैं आपको बताती हूँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी कि वो जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ना जिस डिपार्टमेंट में उनको ओवरसी कर सके। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही स्टेटमेंट है। देन सेकंड स्टेटमेंट इज अ मिनिस्टर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो दिस इज एन एक्सेप्शनल क्वेश्चन। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थर्ड है अ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। ये जो स्टेटमेंट्स है ना ये स्टेटमेंट एकदम मतलब ये स्टेटमेंट पार्शियल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट वैसे इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो मिनिस्टर है ना वो तो रहता ही ऑफिस में जब तक कॉन्फिडेंस है लोकसभा में, लेकिन अगर लोकसभा में कॉन्फिडेंस है उसके बावजूद अगर प्राइम मिनिस्टर किसी स्पेसिफिक मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस कर देते हैं कि इसको आप इस पोजीशन से हटा दीजिए, तो प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस मानकर उस मिनिस्टर को उस पोजीशन से हटाना पड़ेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद है इनकरेक्ट अ मिनिस्टर कैन नॉट बी हेल्ड इंडिविजुअली अकाउंटेबल एज लॉन्ग एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट। तो पहले तो ये समझते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं तब तक मिनिस्टर पर्सनली जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, नहीं होता है पर्सनली जिम्मेदार। तो ये स्टेटमेंट जो है ना ये आपका गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही यही है कि मिनिस्टर पर्सनली जिम्मेदारी भी मिनिस्टर की पर्सनल जिम्मेदारी भी होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, ठीक है। Now, which of the following constitutional provision explicitly establishes the collective responsibility of the Council of Ministers? तो हमने अभी देखा था आर्टिकल नंबर 75 है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर कैन इंक्लूड अ पर्सन एज अ मिनिस्टर ओनली इफ दे आर अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नॉट ओनली, अगर कोई इंसान लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है फिर भी उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बनाया जा सकता है, बट कंडीशन ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ 6 महीने तक ही किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रह सकता है, उसके बाद उनको किसी एक हाउस का मेंबर बनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जहाँ जहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको रिमूव कर दो। तो ए इज रिमूव्ड, सी इज रिमूव्ड, तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो थर्ड स्टेटमेंट पे आंसर टिका हुआ है हमारा। देखते हैं थर्ड, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट मिनिस्टर्स ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है। प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पे नहीं अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जिनको बोलते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा गलत है। तो सेकंड ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट। तो देखते हैं सेकंड क्या है। A person who is not a member of parliament can be appointed as a minister but must get elected to either house within 6 months। सही है, ये 6 महीने के अंदर बनना होता है उनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? कौन से स्टेटमेंट्स हैं ये? इट फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड एडवाइजेज द प्रेसिडेंट, ये एकदम ठीक है, पॉलिसीज बनाते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस ऑफ द पार्लियामेंट, तो क्या लगता है आपको ये सही है? ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि पार्लियामेंट्स जो लॉ बनाते हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है, तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। इट इज़ अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट इन ऑल मैटर्स ऑफ गवर्नेंस, तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रेसिडेंट को नहीं, और प्रेसिडेंट को वो सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इज द राइट आंसर। डी भी देख लेते हैं। इट प्रिपेयर्स एंड प्रेजेंट्स द बजट इन द पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो हमारा बजट प्रिपेयर करती है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट है, तो इसीलिए एक तरीके से वही बजट को प्रिपेयर भी कर रहे हैं और प्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ 8th क्वेश्चन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सीजेस टू एग्जिस्ट व्हेन, कब उनको हटा लिया जाता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अब नहीं रहेंगे? द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, ये सही है, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे। द राज्यसभा रिजेक्ट अ गवर्नमेंट बिल, तो इससे उनका कोई लेना देना है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग। द प्रेसिडेंट विड्रॉज सपोर्ट, ये भी गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट के सपोर्ट से नहीं है वो लोग, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट से हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। द स्पीकर रिजाइंस, ये भी गलत है, स्पीकर के रेजिग्नेशन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास 9th, द टेन्योर ऑफ अ मिनिस्टर इज सब्जेक्ट टू, कैसे होता है? द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, द विल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के विल पे उनका टेन्योर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर। द विल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के विल पे भी नहीं है। द अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के टेन्योर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर ए, ये स्टेटमेंट बेसिकली यही कह रहे हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, समझ में आ गया कि प्रेसिडेंट के विल पे, बट कंडीशंस पता है हमको, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन लीड टू डाइसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? अब इन केस, इसमें से किन केसेस में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना उनका डाइसोल्यूशन यानी उनको हटाया जा सकता है? कौन से केसेस हैं वो? प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, अगर प्राइम मिनिस्टर ही रिजाइन कर देंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, अगर वो रिजाइन करते हैं तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है, तो ये एकदम सही है। द लोकसभा पासिस अ वीटो ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो देखो इसका मतलब क्या है कि लोकसभा में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है, अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है। एग्जैक्टली क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, कैसे काम करता है, ये आप लोग पार्लियामेंट वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, सो डो नॉट वरी। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नाउ थर्ड, द प्रेसिडेंट डिसमिसेस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट हिज डिस्क्रिशन, तो नहीं, प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे नहीं हो सकता है, तो थर्ड गलत है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? लोकसभा, ऑब्वियसली वी नो, ओनली लोकसभा है, ये एकदम सही है, जानबूझ के मैंने यहाँ ओनली लगाया है, क्योंकि एग्जाम में ना क्या होता है, आप देखोगे लोकसभा एंड लोकसभा ओनली, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को ही है वो रिस्पॉन्सिबल, पार्लियामेंट को नहीं है, ठीक है, तो ये एकदम सही है। इसके बाद सेकंड, द ओथ ऑफ द ऑफिस टू मिनिस्टर्स एडमिनिस्टर्ड बाय, कौन दिलवाता है? हमारे प्रेसिडेंट, ये आपको तो मुंह जबानी याद होना चाहिए, ओथ कौन दिलाता है, रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको कहा भी था कि एक शीट आप लोग प्रिपेयर कर लेना, उससे इजी रहेगा, तो ये इसीलिए प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद 13 क्वेश्चन है, द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इम्प्लाइज ऑटोमेटिकली डाइसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व होते हैं, तो ये गलत है स्टेटमेंट हमारा। रेजिग्नेशन ऑफ द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एकदम सही है, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऑटोमेटिकली रिजाइन करना पड़ता है। द प्रेसिडेंट मस्ट इमीडिएटली अपॉइंट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, देखो ये स्टेटमेंट जो है ना हमारा, ये स्टेटमेंट है सही कि हमें प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, पर इमीडिएटली नहीं करना है, ठीक है, पर प्रेसिडेंट हैज़ टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग समवन हु कैन फॉर्म अ स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है, विच कैन टेक टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं है इमीडिएटली, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर टेक्स ओवर ऑटोमेटिकली, अब इसका मतलब क्या है, तो ये तो गलत है, क्योंकि द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इट इज़ अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट एंड देयर इज नो ऑटोमेटिक सक्सेशन, तो ये इसी वजह से ये जो है गलत है दोनों ही, तो हमारा ये जो है
सही है बी। इसके बाद 14th क्वेश्चन क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर्स इन द नेम ऑफ, किन के नेम पे किया जाता है एग्जीक्यूटिव पावर्स को फंक्शन, थोड़ा सा सोचो किसके नेम पे किया जाएगा इनमें से। तो जो हमारे क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर है वो तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, बट हमने अभी पढ़ा था कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो भी ये सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो किन के नाम पे करते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे। तो ये जो है हमारा सही है। नेक्स्ट, अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन कंटिन्यू एज अ मिनिस्टर फॉर अ पीरियड ऑफ, नाउ यू कैन आंसर दिस, कितने पीरियड के लिए रहेंगे तो आपको बताना है मुझे। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट इज दैट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, समझ में आ रहा है आपको, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है। इसके बाद अब ऑप्शंस देखते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बोथ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है, कैबिनेट को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 352 में, विच यू विल रीड इन नेक्स्ट चैप्टर कैबिनेट कमिटीज़ वाले में, बट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द कैबिनेट इज द लार्जर बॉडी देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या लगता है, एक बात बताओ मुझे कि कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही हिस्सा है, तो कैबिनेट क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बड़ी बॉडी हो जाएगी? नो, एब्सोल्युटली नॉट। कैबिनेट इज अ स्मॉलर बॉडी विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये भी गलत है। नाउ द कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ ओनली सीनियर मिनिस्टर्स एंड डिसाइड्स मेजर पॉलिसीज, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जो हमारी कैबिनेट है ना उसमें सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं जो मेजर पॉलिसीज और फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर, नो इट डज इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। अब हमारे यहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये कौन से प्रिंसिपल पे आया ये देखते हैं। पहला है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो देखो प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास होती है। मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट को नहीं। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट है फेडरलिज्म, इसमें क्या होता है, तो फेडरलिज्म का मतलब है पावर्स का डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंटर लेवल पर काम करता है, पर फेडरलिज्म एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, सेंटर और स्टेट के बीच पावर का बंटवारा, तो ये क्या ये स्टेटमेंट सही है, मुझे आप बताना। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। समझ में आ गया, तो आपको इससे आइडिया तो लग ही गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब मैंने आपको समझाया था कि सब लोग लॉ के सामने बराबर हैं, ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बेसिक प्रिंसिपल जो है ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो बस यही था। तो आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।